नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक और चुनाव जो आने वाले समय में झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे और हर बार की तरह हम इस बार भी केवल भारतीय जनता पार्टी की कुंडली की ही चर्चा करेंगे। उसी की कुंडली के साथ जो अभी ग्रह गोचर और दशा का विश्लेषण करके हम ये कुछ देखने का प्रयास करेंगे कि ये आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है। एक बार मैं फिर से बता दूं आप सबको कि मैं किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर नहीं हूं, मैं किसी भी पक्ष विपक्ष में नहीं मान रहा हूं, मैं केवल ज्योतिषीय सिद्धांतों के आधार पर चर्चा करता हूं। हाँ, हर बार मैं भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का ही विश्लेषण ज़्यादा इसलिए करता हूं क्योंकि आज की तारीख में सबसे बड़ी पार्टी है, देश पर भी राज कर रही है काफ़ी समय से और कई राज्यों में भी उसका शासन है। तो हम आज ये झारखंड और महाराष्ट्र का जो चुनाव है 13 नवंबर को झारखंड का पहला चरण का और फिर 20 नवंबर को झारखंड का दूसरा चरण का हो जाएगा और 20 नवंबर को महाराष्ट्र में एक ही चरण में हो जाएगा, यानी 13 और 20 नवंबर ये 2 दिन चुनाव है। तो अब हम ये दोनों का थोड़ा फटाफट ग्रहों की स्थिति देखने का प्रयास करें तो उस वक्त ग्रह किस तरह से है। तो 13 तारीख को तो चंद्र मीन राशि में रेवती नक्षत्र में रहेंगे और सूर्य जो है वो तुला में रहेंगे और शनि जो है वो तो सब 13 या 20 हो शतभिषा नक्षत्र में ही रहेंगे और वो भी वक्री। और अभी जो गुरु है वो भी मृगशिरा नक्षत्र में है, वक्री चल रहे हैं और राहु तो वक्री है ही किंतु वो उत्तर भाद्र नक्षत्र में आ चुके हैं। इस बार एक चेंज हो रहा है ये चुनावों के दौरान 13 और 20। उस वक्त केतु महाराज जो है वो भी नक्षत्र चेंज करके वो उत्तरा फाल्गुनी में प्रवेश कर चुके होंगे, रहेंगे वही कन्या राशि में किंतु नक्षत्र बदल देंगे, तो अब उसका प्रभाव रहेगा। और इस बार जो मैंने इसको थोड़ा सा ध्यान से देखा, अभ्यास किया, तो ऐसा लग रहा है कि इस बार का जो खेल है वो खास करके जो रोल प्ले करने वाले 2 प्लैनेट हैं वो राहु और केतु ही बहुत बड़ा खेल करने वाले हैं। हो सकता है बड़े बड़े षड्यंत्र बाहर आए और कुछ षड्यंत्र उजागर भी हो। चुनाव जीतने के लिए जो भी साम दान दंड भेद के कुछ प्रयास किए हो और वो प्रयास भी हो और उसमें बहुत सारे जो गलत चीज़ों का इस्तेमाल किया हो वो सब उजागर हो। तो मेरी ये विनती है कि आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखें, मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं करूँगा और ये जो विश्लेषण है उसको समझने का प्रयास कीजिए। मैंने ऑलरेडी गोचर की बात कर दी है, तो सबसे पहले हम शनि से देखते हैं। तो शनि शतभिषा नक्षत्र में वक्री रहेंगे और ये बीजेपी की कुंडली में कुंभ राशि में रहेगा और कुंभ राशि में बैठकर शनि महाराज वहाँ से उसके ठीक सामने जो कुंडली में गुरु मंगल राहु और शनि बैठे हैं उस पर दृष्टि प्रभाव करके अशुभ फल देने का प्रयास करेंगे। किंतु एक चीज़ यहाँ पे फायदा ये है कि सूर्य जो सत्ता कारक है 10वें भाव में वहाँ से, और ये चंद्र जो है ज्येष्ठा नक्षत्र में 6ठे भाव में, वहाँ से ये शनि का गोचर कुछ हद तक ठीक है। तो ये शतभिषा नक्षत्र का शनि अभी आने से थोड़ा बहुत सहायता हो रहा है, किंतु वहाँ पे जो सत्ता का स्वामी जो है गुरु उस पर
दृष्टि प्रभाव करने से और मंगल और शनि पर शनि की दृष्टि होने से थोड़ा सा वो शुभ अशुभ मिश्र फल की संभावना दे रहा है। अब बात करते हैं गुरु महाराज की। गुरु बृहस्पति जो है वो वक्री रहेंगे, मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे और मृगशिरा में ही रहकर वो जन्म कुंडली का जो गुरु है मघा नक्षत्र में, उसी पर नक्षत्र लता वो कर रहे हैं। तो गुरु बृहस्पति जो दशम भाव सत्ता भाव का स्वामी है, उस पर ही गुरु की नक्षत्र लता लगने से सत्ता प्राप्ति में कोई ना कोई अड़चन मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। किंतु यह जो गुरु का गोचर है, ये कुंडली के सूर्य और चंद्र से देखा जाए सत्ता कारक सूर्य है और जो चंद्र है छठे भाव में वृश्चिक राशि में, ये दोनों जगह से ये मृगशिरा में गुरु का गोचर शुभ होने से थोड़ा बहुत सहायता अवश्य प्राप्त होती नजर आ रही है। तो यहाँ पे शनि महाराज थोड़े न्यूट्रल नजर आ रहे हैं, गुरु महाराज हल्की सी फेवर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो है, जो मैंने पहले कहा, वो बहुत बड़ा खेला करने के लिए आ रहे हैं राहु और केतु। तो अब हम राहु की बात करते हैं। राहु उत्तर भाद्र नक्षत्र में रहेंगे और जो मीन राशि में ही रहेंगे, लेकिन सूर्य के ऊपर से हट गए। कुंडली में जो सूर्य है वो रेवती में है, तो रेवती से एक नक्षत्र पीछे, यानी ये अभिषेक नक्षत्र में चले जाने से, सत्ता कारक सूर्य से एक स्टेप पीछे जाने से, अभिषेक नक्षत्र में होने से सत्ता के लिए थोड़ा बहुत शुभ तो रहेगा, लेकिन जो सत्ता का स्वामी है गुरु, वो मघा नक्षत्र में है और जो लाभ भाव का स्वामी भी जो है दसम 11वां, वो 11वां मंगल है, 10वां का स्वामी गुरु है, ये दोनों ही मघा नक्षत्र में है और तीसरे भाव में है। वहां से ये उत्तर भाद्र में बैठा हुआ राहु जो है वो बहुत 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 अशुभ गोचर है। यह गोचर राहु का ऐसा है कि सत्ता किसी भी हालत में नहीं देने का संकल्प लेकर जैसे बैठ गया है, तो ये बहुत बड़ी अड़चनें पैदा करेगा और बहुत बड़े षड्यंत्रों को उजागर करने का कोशिश करेगा। तो इसी तरह का कुछ रिजल्ट उनको देखने को मिल सकता है कि पार्टी को सत्ता मिलना बहुत मुश्किल हो जाए। धर्म के मामलों में पार्टी कुछ बढ़ती हुई नजर भी आएगी। पार्टी में अंदरूनी समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो उभर कर खुल के सामने आएगी। और राहु वहाँ से कुंडली के छठम भाव में बैठे चंद्र पर भी दृष्टि प्रभाव अशुभ कर रहा है। मैंने कहा मंगल और गुरु से ये बहुत ही अशुभ गोचर होने से सत्ताधारी या जो नेता लोग हैं या जो पार्टी के बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए जो कार्यकर्ता है या नेता है, उनके कुछ गुप्त बातें उजागर हो सकती हैं और उनको सत्ता मिलने की में मुश्किल नज़र आ जाएगा। तो ये राहु का बहुत बड़ा खेल होना जा रहा है। अब आते हैं केतु पर। केतु भी बहुत बड़ा खेल करने वाला है, क्योंकि इस बार केतु उत्तरा फाल्गुनी में प्रवेश कर चुके होंगे। अब बीजेपी की कुंडली में उत्तरा फाल्गुनी में कुंडली का आत्मकारक शनि जो है वो ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो केतु क्या कर रहा है कि धीरे धीरे शनि के नजदीक जा रहा है और यहाँ पे एक ही नक्षत्र में प्रवेश कर जाने से वो उसका प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। और ये प्रभाव कुछ ऐसा रहेगा कि किसी भी हालत में पार्टी को जो लक फैक्टर काम करता था, चाहे किसी भी तरह से, गलत तरीके से भी, लेकिन लक, भाग्य का साथ मिलता था, धर्म का साथ मिलता था, धर्म के नाम पर वोट मिल जाते थे, थोड़े बहुत भी, वो अब मिलना बिल्कुल मुश्किल है। क्योंकि शनि जो है वो नवम भाव का स्वामी है, भाग्य का और धर्म भाव का स्वामी है।
और उसके नज़दीक केतु जाने से ये वहाँ पे विस्फोटक रिजल्ट दे सकता है, यानी कुछ भी शुभ परिणाम नहीं मिले। पार्टी में फिर से कुछ बंटवारा या डिवीज़न होने की संभावना दिख रही है। पार्टी के बड़े बड़े नेता नाराज दिख सकते हैं और इसकी वजह से पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ सकता है और परिणाम भी कुछ शुभ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये एक खेला उसका केतु का शनि को परेशान करने का रहेगा, क्योंकि शनि और केतु का जब संयोग होता है, जन्म का शनि पर से केतु का जाना या जन्म के केतु पर से शनि का जाना बहुत ही डिफिकल्ट समय होता है। उस वक्त समस्याएं बहुत ज़बरदस्त आती हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह भी है कि यही जो केतु है उत्तरा फाल्गुनी में, वो कुंडली का जो 10वें भाव में सत्ता कारक जो सूर्य बैठा हुआ है रेवती नक्षत्र में, मीन राशि में, उस पर वो नक्षत्र वेद भी करना शुरू कर देगा। यानी नक्षत्र वेद लगने से सूर्य भी पीड़ित हो रहा है और सत्ता मिलने में बहुत बड़ी अड़चन पैदा कर सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि 10वें भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी यानी गुरु और मंगल, ये दोनों मैंने थोड़ी देर पहले कहा मघा नक्षत्र में है, तीसरे भाव में। मघा नक्षत्र से ये केतु का गोचर प्रत्यरी है, यानी बहुत ही अशुभ है। यानी कंपटीशन, बहुत सत्ता के लिए बहुत तगड़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा और केतु बहुत भयंकर कंपटीशन देगा। तो बहुत तगड़ी कंपटीशन होने से सत्ता मिलने में मुश्किल नजर आ रही है। अब हम फटाफट थोड़ा सा मंगल और सूर्य का गोचर भी देख लेते हैं। अब ये चुनावों के दौरान मंगल का जो गोचर रहेगा वो कर्क राशि में रहेगा, पुष्य नक्षत्र में। पुष्य नक्षत्र में मंगल का गोचर होने से वो वहां से जन्म कुंडली का जो मंगल और गुरु अगेन दशमेश और एकादशेश जो मघा नक्षत्र में है उस पर नक्षत्र दृष्टि करके अशुभ प्रभाव कर रहा है और उसके साथ साथ नक्षत्र लता भी लगा रहा है, यानी उसको पीड़ित कर रहा है। यानी मंगल भी गुरु को पीड़ित कर रहा है और वहां से जो गोचर का मंगल है वो अष्टम दृष्टि से सीधा कुंडली का जो लग्नेश और चतुर्थेश जो बुध है उस पर भी दृष्टि प्रभाव करके उसको पीड़ित कर रहा है। अब हम बात करते हैं सूर्य के गोचर के बारे में। सूर्य का जो गोचर है वो जो चुनाव का फर्स्ट फेज है 13 तारीख को, उस वक्त तो वो तुला राशि में रहेंगे और 20 तारीख को वो वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तो अगर ये तुला और वृश्चिक दो राशि में सूर्य जाते हैं 13 को और 20 को, तो अगर उसको देखते हैं तो ये भी कुछ शुभ गोचर नहीं है, क्योंकि जो जन्म का सूर्य है कुंडली में सत्ता कारक सूर्य मीन राशि का, वहाँ से ये गोचर सूर्य का अष्टम हो रहा है तुला में होने से, और जब वृश्चिक में जाता है तो जो सत्ता का स्वामी जो है गुरु वहाँ से चतुर्थ हो जाता है, और जब तुला में होता है तो चंद्र से भी 12वां हो जाता है। तो यहाँ पे ये सूर्य का गोचर भी अल्टीमेटली कुछ शुभ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसका कोई शुभ प्रभाव या शुभ उनको फल मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार राहु और केतु का बहुत बड़ा खेल आपको देखने को मिलेगा और कुछ षड्यंत्र उजागर हो सकते हैं। उसके साथ साथ अब मैं फटाफट योगिनी दशा की बात कर लूँ, क्योंकि मैं केवल योगिनी दशा ही देखता हूँ ज़्यादातर। तो योगिनी में शुक्र में शनि की दशा चलेगी ये चुनावों के दौरान। तो शुक्र में शनि और शुक्र भी कुंडली में 12वें भाव में बैठा हुआ है, पंचम भाव का स्वामी होकर, और शनि तीसरे भाव में है।
तो ये जो दशा है शुक्र में शनि की अंतर्दशा, ये भी चुनाव में उनको अच्छा परिणाम देने के कोई संकेत नहीं दे रहा है। तो कुल मिलाकर मैं ये विश्लेषण पर ये नतीजे पर आ रहा हूँ कि हमने जो इतना डिस्कस किया उससे ये नज़र आ रहा है कि बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र उजागर हो सकते हैं, पार्टी में अंदरूनी बवाल हो सकती है, काफ़ी कुछ बड़े बड़े नेता नाराज हो सकते हैं, धर्म के नाम पर वोट नहीं मिलेंगे और पार्टी को बड़ा नुकसान होने के संकेत मिल रहे हैं। और किसी भी हालत में ये दोनों ही राज्य में उनको सत्ता मिलती नज़र नहीं आ रही, यानी सत्ता मिलना बहुत मुश्किल है। आशा रखता हूँ आप सबको ये मेरा विश्लेषण पसंद आया होगा। आप सब लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।